बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं लीड न्यूज़ और प्रोग्राम सवाल तो होगा के साथ मैं हूं मोहम्मद असद बिन आसम। नाज़रीन, पाकिस्तान के नौजवानों की बात की जाए तो पाकिस्तान के नौजवान यकीनन बहुत ज़्यादा बासलाहियत और काबिल नज़र आते हैं। हर शोबे में अगर देखा जाए तो एक से बढ़कर एक बासलाहियत और काबिल हमें नौजवान मिलते हैं और अंदेशा है, बल्कि हमारे पाकिस्तान का मुस्तकबिल अगर ये कहा जाए तो यकीनन बेजाना होगा कि पाकिस्तान का मुस्तकबिल इन नौजवानों के हाथ में है जो मुल्क और कौम की तकदीर बदल सकते हैं। कुछ इसी सिलसिले के मेहमान हमारे प्रोग्राम का हिस्सा होंगे और हमारी कोशिश है कि हम अपने मुल्क के अपने शोबों के उन नौजवानों को मुतारिफ़ करवाएं और उन लोगों नौजवानों को लेकर आएँ सामने कि जो किसी न किसी शोबे में अपनी खिदमत से अंजाम दे रहे हैं और मुल्क और कौम की तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। इसी सिलसिले की एक कड़ी हमारे साथ आज मौजूद है और हमसे बात करेंगे, उनसे सवाल करेंगे कि आखिर वो किस तरह इस मकाम तक पहुँचे और आगे उनके क्या प्लान्स हैं, वो क्या करना चाह रहे हैं, उनके अज़ाइम क्या हैं और मुस्तकबिल में उनके क्या ख्वाब हैं। मेरे साथ मौजूद हैं मारूफ पब्लिक स्पीकर, यकीनन आप उनसे बखूबी जानते होंगे, मुख्तलिफ वीडियोज़ की शक्ल में उनके बयान आप देखती होंगे और हमेशा उन्हें एक नए अंदाज में एक नए मौजू पर बातचीत करते हुए देखते होंगे और हमने सोचा कि क्यों ना आज हम उन्हें अपने प्रोग्राम में बुलाएं और उनसे गुफ्तगू करें कि आखिर उनके मफादात क्या हैं और वो क्या चाहते हैं अपने नौजवानों से। बहुत बहुत शुक्रिया शहीद भाई, आज आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो वेलकम करते हैं आपको आज के इस प्रोग्राम में सवाल तो होगा कि क्या कहना चाहेंगे सबसे पहले कि आज हमारे जो नौजवान हैं उनके लिए आप एक इंस्पिरेशन हैं और के साथ साथ यहाँ तक शहीद सियालवी किसे कहते हैं और शहीद सियालवी कौन है, कहाँ से है और उसका क्या ताल्लुक़ है? शहीद सियालवी कौन है? उस गली का गधा हूँ मैं जिसमें मांगते ताजदार फिरते हैं और कोई पूछे जो तेरी बात रज़ा तुझसे शैदा हज़ार फिरते हैं। देखें असद भाई, ये एक 8 साल का जदोजहद समझें, सिंस आई वाज इन मैट्रिक। उस वक़्त से हम लोगों ने स्टूडेंट पॉलिटिक्स का आगाज़ किया और जब पहली बार मैं निकला था तो आई स्टिल रिमेंबर कि प्रेसिडेंट भी मैं था, जनरल सेक्रेटरी भी मैं ही था जी, प्रेस सेक्रेटरी भी मैं था, खुद ही बयानात लिख के अखबारों को भी भेजना, फाइनेंस सेक्रेटरी भी मैं था, किसी से 100 रुपये इकट्ठे करना, किसी से 50 रुपये इकट्ठे करना, अपने क्लास फेलो से, कोई चाचे मामों से। और ये भी मुझे याद है कि जो पहला हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया आर्मी पब्लिक स्कूल में मैं पढ़ता था ऑर्डिनेंस रोड में, एंड देन FG सर सैयद कॉलेज में गया तो नेटो सप्लाई, नेटो की जानिब से, नेटो फोर्सेस की जानिब से सलाला चेक पोस्ट पे अटैक किया गया और हमारे फौजी जवान शहीद हुए। तो उसके अगेंस्ट हम लोगों ने उसकी मजम्मत में अफवाज पाकिस्तान से इज़हार यकजहती के लिए एहतजाज किया। तो आई स्टिल रिमेंबर कि तिलावत मैंने की, फिर नात भी मैंने पढ़ी, तकरीर भी मैंने की, पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा भी मैंने लगाया। इनिशियली जब आप कोई भी सेटअप स्टार्ट करते हैं तो आपको 100 किस्म की मुश्किलात होती हैं, बट आई कैन से इट विद वेरी प्राउड अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने एक ऑर्डिनरी कारकुन की तरह ज़िंदगी गुजारी। मैंने वॉल चॉकिंग, जो कि नहीं करनी चाहिए, एक कारकुन करता है, मैंने की। पोस्टर को लीवी बना के, जो मैदे को उबाल के ग्लू बनाई जाती थी, उससे पोस्टर्स लगाना, रात से लेकर सुबह फजर तक हमने ये काम भी किया। एक बाइक पे 4 बच्चे बैठ के हम जाते थे, डबल सवारी पे पाबंदी होती थी तो एक कम करके 3 कर लिया करते थे। वो दौर भी हम लोगों ने देखा। मैं समझता हूँ कि ये आज अगर हम लोग बगैर किसी डर के, बगैर किसी खौफ के बात कर रहे हैं और लताड़ रहे हैं बड़े बड़े माफियाज को, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि अल्लाह ने हमें एक सेल्फ मेड पर्सन बनाया, अल्लाह की करम नवाज़ी से। शहीद भाई ये बताइएगा कि कहाँ वो एक वीडियो आपकी जिसके कोई लाइक्स, कोई व्यूज़ ना हुआ करते थे और आज लाखों की तादाद में जो आपकी व्यूज़ आ रही हैं, लोग देख रहे हैं, लोग सुन रहे हैं, लोग पसंद कर रहे हैं, क्या कहेंगे, कैसे, किस तरह ये सफ़र रहा आपका, क्या मुश्किलात का सामना रहा आपको इसका? देखिए, मुश्किलात अगर आपके दरमियान ना आए, लोग आपके रास्ते में हर्डल्स क्रिएट ना करें, इसका मतलब है कि आप कामयाब शख्स नहीं हैं। बिल्कुल। इसका मतलब है कि आपकी कोई अहमियत नहीं है माशरे में। इसका मतलब है कि कोई आपकी बात को वेटेज नहीं दे रहा। तो मैं समझता हूँ कि जितनी मुश्किलात आती हैं वो हमें और तवाना करती हैं, जितनी मुश्किलात आती हैं वो हमें और हौसला देती हैं, जितनी मुश्किलात आती हैं वो हमें और इस काबिल बनाती हैं, दलेर बनाती हैं कि यार जब हम
ये देखते हैं कि हम लोग अपनी ज़ात के लिए काम नहीं कर रहे, हम अपना टाइम अगर यूटिलाइज कर रहे हैं तो वी आर यूटिलाइजिंग अवर टाइम फॉर पाकिस्तान, वी आर यूटिलाइजिंग अवर टाइम फॉर इस्लाम। तालीमी सफ़र आपका कहाँ तक रहा, क्या क्या पढ़ा और आप क्या करने का प्लान है आगे? मैट्रिक तक तो हम लोग हर साल 2 साल बाद पोस्टिंग अब्बा जी की जूं होती रही, बहावल नगर, खारियाँ, कोयटा और रावलपिंडी, यहाँ तालीम हासिल की, ओकाड़ा में भी। APS में ही थ्रू आउट पढ़ता रहा। देन 1 साल मैंने रूट्स में भी पढ़ा था, छठी क्लास में। और देन मैं गया आपके FG सर सैयद कॉलेज में, और FG सर सैयद कॉलेज से APS में ऑर्डिनेंस रोड पे मैं बन गया अपनी क्लास का प्रॉक्टर। अब प्रॉक्टर कोई छोटा मोटा चौधरी होता है अपने स्कूल का। तो 10 में नहीं, फर्स्ट ईयर में बना। नया सेशन शुरू हुआ था तो मैं बड़ा हाईली मोटिवेटेड था कि अब मुझे अपना ये प्रॉक्टरशिप संभालने के लिए ज़रा मेहनत भी करनी पड़ेगी तालीमी मैदान में। इतने में अब्बा जी के कोर्समेट थे तो ही टोल्ड हिम कि मेरे 3 बच्चे सर सैयद से पढ़े हैं। अच्छा। तीनों माशाल्लाह कप्तान है। तो अब्बा जी ने कहा एनू भी कप्तान बनाना है तो एनू भेज दो सर सैयद। सर सैयद में गया तो वहाँ पर तालीम का म्यार तो बहुत ही ज़बरदस्त था अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा ठीक है शहीद भाई, हम मज़ीद जो है सवाल का सिलसिला जारी रखेंगे और उनसे पूछेंगे कि ज़ाती ज़िंदगी में शहीद साहब कहाँ तक हैं और क्या क्या करते हैं ज़ाती ज़िंदगी में, घर में कैसे हैं और उनके किस तरह के ताल्लुकात हैं, इनसे भी जानेंगे। लेकिन एक मुख्तसर सी ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। जी वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ पब्लिक स्पीकर, मोटिवेशन स्पीकर भी हैं और नौजवान अपना लीडर मानती हैं इन्हें और इनसे सवालात का सिलसिला जारी है। शहीद भाई ये बताइएगा कि जिस तरह के ज़ाती ज़िंदगी के मुतालिक कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी में कितने बहन भाई हैं, कैसे ताल्लुकात हैं, किस तरह घर में रहते हैं, बताइए कैसे साल से ज़रा। सर मेरी पूरी फैमिली बैकग्राउंड जो है वो अगर देखा जाए तो तकरीबन आधे से ज़्यादा फौजी हैं। अच्छा माशाल्लाह। दादाजी के भाई 65-71 की जंग लड़े, नाना मेरे 65-71 की जंग लड़े, वालदा की कज़न है, शी इज़ आई थिंक द ओनली आर्मी ऑफिसर जो बेचारी काफ़ी ज़्यादा ज़ख्मी हुई एक धमाके में। मेरे मामू अल्हम्दुलिल्लाह एक हैं, देयर आर वेरी फ्यू ऑफिसर जिन्हें 4 तमगे मिले हों। अच्छा, एक और मामू थे वो भी ऑफिसर थे। फिर एक कज़न GDB पायलट है। छोटा भाई भी माशाल्लाह अभी पासिंग आउट के बाद कितने बहन भाई हैं आप लोग? हम 3 हैं, एक बहन 2 भाई हैं। और सबसे छोटे आप हैं इसका मतलब? ना मैं सबसे बड़ा हूँ। सबसे बड़े आप हैं। और मजे की बात जो छोटा भाई है वो भी फौजी है। अच्छा, घर में रोब दबदबा होता होगा कि बहन भाई नहीं, असल में मेरा डोमेन ही बिल्कुल डिफरेंट थी। अच्छा। बाकी घर सारा फौजी, आप बीच में एक अलग मटेरियल जब आ जाएं तो फिर रोब और दबदबा उस तरह नहीं रहता फौजियों के सामने। वैसे भी आपको रोब दबदबा वगैरह मेरे ख्याल है तो इतने होना भी नहीं चाहिए। बड़े बड़े इदारों में आप पढ़ते रहे, यहाँ से तो एक मम्मी डैडी बच्चे निकलते हैं तो वो असर क्यों ना आया? आप तो बड़े कायदाना और इसमें वजह यह है कि पीछे से हम सारे गिराई हैं। और मुझे अब भी याद है कि जब बाकी ऑफिसर्स के बच्चे जीप्स में जाया करते थे स्कूल, तो अब्बा जी हमें 2.5 टन में बिठा के भेजा करते थे। कोयटा की सख्त सर्दी में, और आगे से उसके वो पर्दा भी नहीं लगा होता था, सख्त वो मुंह फट रहा होता था जिस तरीके से वो ठंडी हवाएं आती थी। और ये भी याद है कि 40 रुपये किराया होता था यहाँ पिंडी से मेरे गाँव का 2006-07 में, और आई वॉज इन 6th क्लास गालिबन। तो हर महीने में 1-2 दिन के लिए मुझे गांव भेजा जाता था कि वहाँ गुल्ली डंडा खेलो, बंटे खेलो। अच्छा। तो मैं पता हो कि गांव की ज़मीन किस तरह होती है। तो ये चीज़ें क्रेडिट जाता है हमारे बुजुर्गों को कि उन्होंने हमें टिपिकल एक मम्मी डैडी एटमॉस्फेयर में नहीं पला बढ़ाया। उन्होंने हमें कहा है कि अपने कपड़े तुम खुद इस्त्री किया करो, बाकी मामलात खुद किया करो। मार्केट जो है हमारे अक्सर मैंने देखा ऑफिसर्स के बच्चे होते हैं बैटमैन के बगैर तो वो दूध लेने भी नहीं जाते। बिल्कुल। लेकिन जब मैंने देखा ये तरबियत इतना हुई तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस काबिल भी रहा कि लोकल सफ़र करते रहे थ्रू आउट, मदरसे में रहना पड़ा, वहाँ रहे तंजीमी मामलात के लिए। हम लोगों ने मतलब ये बहुत मुश्किल होता है कि सिब्बी बलूचिस्तान के सहराओं में आप जून जुलाई की गर्मियाँ गुजारें और इस्लामाबाद की सड़कों पे आप जनवरी या दिसंबर की रातें गुजारें जाग के। तो ये सारी तरबियत है वालिदैन को ही। ये बताइएगा कि आपने पसंद की शादी की और तो कब पसंद किया, कब प्रपोज किया, कैसे शादी तक पहुंचे?
यार बस पसंद आ गई थी ये, तो अम्मा जी को बताया और उनकी मेहरबानी कि वो चली गई, रिश्ता मांग गई खुद थी। प्रपोज नहीं किया? जाहिर सी बात है, आपको कन्विंस करना पड़ता है बड़े पापड़ बेलने पड़ते हैं, बट अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। एक लव स्टोरी रही आपकी भी? अल्हम्दुलिल्लाह, और कामयाब। अच्छा अच्छा, भारतीय मीडिया आपके खिलाफ बड़ा जहर घुलता है, कभी दहशतगर्द कहता है, कभी मौलाना अब्दुल सईद का जो है वो आपको बहुत करीबी साथी भी कहता है, लेकिन पाकिस्तानी मीडिया आपको प्रमोट करने से क्यों इतना आजिज है, क्यों नहीं प्रमोट करता? इस वाले से आपकी क्या वजूहत है? देखिए, सबसे पहले तो मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह की मुझ पे बहुत बड़ी करम नवाजी है कि मेरे मुल्क का दुश्मन मुझे अपना दुश्मन समझता है। बिल्कुल। इससे बढ़ के मैं पाकिस्तान को अपनी वफादारी का कोई सबूत नहीं दे सकता, और इसलिए मैं कहता हूँ कि जब दुश्मन मुझे दुश्मन कह रहे हैं तो मुझे किसी से पाकिस्तान से वफादारी का सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। जहाँ तक बात है हमारे मीडिया की, सच बोलना इज द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। बिल्कुल। आप सच बोलें, एंकर पर्सन के चेहरे की हवाइयां उड़ने लग जाती हैं। वो कहता है भाईजान मेहरबानी करो, ये ना करो, भाईजान वो ना करो। ये आप मीठी मीठी बातें करें कि खान साहब भी अच्छे हैं, मियाँ साहब भी अच्छे हैं, जरदारी साहब भी अच्छे हैं, बस बुरा कोई भी नहीं है। और जब आप हकाइक से पर्दा उठाएं, आप क्लियरली पाकिस्तान की इस्लामिक आइडियोलॉजी पे किसी किस्म का कॉम्प्रोमाइज ना करें, ना किसी को उल्टी सीधी बात करने दें, तो डेफिनेटली फिर मीडिया की कोई एसओपीज होती हैं वो नहीं बुलाता, ये उनकी मर्जी, तो उनका मीडिया उनकी मर्जी। शहीर साहब के बड़े बड़े बयान आप दे रहे होते हैं, आए रोज़ हुकूमत के खिलाफ शदीद तनकीद कर रहे होते हैं, तो क्या लगता है हुकूमत कौन चला रहा है आपकी नज़र में? मुझे वापस घर जाने दीजिएगा। नहीं, आप बड़े तनकीद करते हैं, आज क्यों ना आपको से सवाल कर लिया जाए यार, आप बता ही दें हुकूमत चला कौन रहा है? देखिए, हुकूमत मुझे खुद भी समझ नहीं आ रही कि कौन चला रहा है। अल्लाह करे कि खान साहब ही चला रहे हों, और अल्लाह करे कि वो सूदमंद साबित हों इस मुल्क के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली कई इस तरह की चीज़ें जो उनके वज़रा नहीं होने देना चाहते हैं, और बहुत बहुत दुख होता है। ये वही टीम बी जो है, जो आपको उनकी किचन कैबिनेट में मिलती है, उनकी कैबिनेट में मिलती है, ये वही इस्तेमाल शुदा मटेरियल है जो कि मुशर्रफ के पास भी रहा, जो जरदारी के पास भी रहा, जो नवाज शरीफ के पास भी रहा। आज अगर डॉक्टर आफिया सिद्दीकी वापस नहीं आ रही पाकिस्तान, तो उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि मुशर्रफ दौर में जब वो गई थी तो 21 में से 16 वज़रा वो थे जो कि आफिया जो मुशर्रफ के दौर के थे, और अब वही 16 वज़रा इस कैबिनेट में भी हैं। क्या वो वापस आएगी तो वो बताएगी नहीं कि कौन कौन शामिल था मुझे बेचने में? तो कई इस तरह की चीज़ें हैं जो कि मतलब बड़े बड़े पोल खुल सकते हैं। बट आपके कई बयान आते हैं, कई बयान में आप अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ भी जो है वो ना ये तो सवाल ही पैदा नहीं होता। हमारा फ़ख्र हैं क्योंकि पॉलिसी लोग कहते हैं कि आप शदीद तनकीद का निशाना बनाते हैं, और इसके साथ साथ जो है लोगों के बयान ये भी आते हैं कि आप बराह रास्त उनको बुरा भला कहते हैं। तो क्या वजूहात हैं, क्या तनकीद की वजूहात क्या होती है? मैं आपको एक बहुत सिंपल सी बात बताऊं, स्पीकिंग अगेंस्ट मुशर्रफ डजंट मीन्स दैट यू आर स्पीकिंग अगेंस्ट पाकिस्तान आर्मी। पाकिस्तान आर्मी का जवान मेरे सर का ताज है। मुशर्रफ की किसी पॉलिसी से मुझे इख्तलाफ है अफगानिस्तान के मामले में। मैं नहीं चाहता था कि दो मुसलमान आपस में लड़ें, मैं नहीं चाहता था कि पाकिस्तान फिरका वारियत की भेंट चढ़े, मैं नहीं चाहता था कि बलूचिस्तान जले, मैं नहीं चाहता था कि केपीके जले। तो मैं अपने पाकिस्तान को मुस्तहकम देखना चाहता था। मैं चाहता था कि पाकिस्तान अब मजीद किसी बांग्लादेश की तरफ ना जाए। तो मुशर्रफ की पॉलिसी से इख्तिलाफ रखना एक अलग चीज़ है, वो बाद में पॉलिटिशियन। आज के इस दौर में आपकी अक्सर तकरीर में DGIS भी इशारा बनते हैं, तो क्या वजूहात होती हैं आज की? नहीं, मैं समझाना चाहता हूँ कि उन्हें ज़रा स्ट्रॉन्ग नैरेटिव देना चाहिए कश्मीर के मामले पे। और देखें, तकरीर मैं भी बहुत अच्छी करता हूँ, तकरीर आप भी बहुत अच्छी करते हैं, लेकिन जब गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान भी तकरीर ही करे मसला कश्मीर पर, तो फिर हमें दुख होता है। प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने चाहिए। अब कश्मीर की बहनें दीवारों पर लिखने पे मजबूर हो गई हैं कि दोबारा जो है किसी अयूबी ने या नूरुद्दीन जंगी ने नहीं आना यहाँ पे। तो बहुत मायूसी है, और वो मायूसी मुझसे देखी नहीं जाती। तो कभी कभार हम फट पड़ते हैं, क्या करें, ये और तरह से बात ही नहीं सुनते, मैं क्या करूं, मुझे मजमा लगाना पड़ता है। नहीं, आपको क्या लगता है, पाकिस्तान इस वक्त इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान एक जमहूरी मुल्क है। आपकी जो तकरीर हैं, आपके बयानात, आपके वीडियोस देखकर बहुत से लोगों को शक व शुबा भी रहता है कि इस वाले से कि आप एक सवाल, क्योंकि मुझे अक्सर लोग करते दिखाई देते हैं आपसे, कि पाकिस्तान की जमहूरी रियासत में किसी भी हुकूमत के आने और जाने में, ख़त्म होने में फ़ौज का, यानी कि जो हमारी इस्टेब्लिशमेंट है, उसका कितना किरदार आपकी नज़र में रहता है? देखें, पाकिस्तान में नहीं,
दुनिया के कोई भी मुल्क देखें, उधर एस्टेब्लिशमेंट का एक रोल होता है। वो नहीं चाहते कि मुल्क चोरों लुटेरों के पास जाए, बट इशू ये है कि यहाँ हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा? बिल्कुल। वो किस किस को चेंज करके किस को लाएं, टीम भी वही होगी, वही चमचे खर्चे, वही इलेक्टेबल्स। कौम दांतों के जलसों पे जाना पसंद करती है, कौम कुत्तों की लड़ाई और बटेरों की लड़ाई और मुर्गों की लड़ाई पसंद करती है, कौम नजरिया पसंद नहीं करती। तो क्या करें? वो जिस बंदे को लेके आए नीचे टीम सारी वही होती है, सिस्टम आवे का आवा बिगड़ा हुआ होता है। ठीक है, शहीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, शहीर सियालवी साहब। ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं शहीर सियालवी। सवाल का सिलसिला जारी है। शहीर बताइएगा कि किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को देख रहे हैं, आगे ये हुकूमत किस तरह सरवाइव कर रही है आपकी नज़र में? PTI हैज बीन हाईजैक्ड। बड़ा अच्छा नजरिया लेके चले थे, आफिया सिद्दीकी की बात किया करते थे, अच्छा। रियासत मदीना की बात किया करते थे, पाकिस्तान कर्जे नहीं लेगा, हम भूखे प्यासे मर जाएंगे, घास खा लेंगे। हाईजैक हो चुकी है। सॉरी, हाईजैक वही चमचे, वही जिन्हें लोग लोटा कहते हैं, मैं तो इस तरह के गैर पार्लिमानी अल्फाज नहीं इस्तेमाल करना चाहता, हाईजैक कर चुके हैं। और जो साइकोफेंट्स हैं, मैं एक ग्रीन बुक आती थी GHQ में, जनरल इकबाल हैं पिंडी घेब के, हमारे साथ वाली तहसील के, काफ़ी आला पोस्ट पर रहे, उन्होंने लिखी उस ग्रीन बुक में लिखा एक आर्टिकल के पीपल हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, वो किसी मकाम पे होते हैं, वो अच्छा डिलीवर करना भी चाहें तो वो सिर्फ तब कर सकते हैं अगर उनके सामने जो मौजूद साइकोफेंट्स होते हैं, जी जी, पीपल हु आर सराउंडिंग यू, पीपल हु आर अराउंड यू, वो जो कहते हैं खान साहब बले 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 क्या बात है, खान साहब आपकी तो बात ही क्या है, जो आपको प्रॉस एंड कॉन्स का नहीं बताते, सिर्फ फवाइद बताते कि इसका तो कोई मसला ही कोई नहीं। तो ऐसे साइकोफेंट्स ने, जिन्होंने मुशर्रफ से भी गलत फैसले दिलवाए थे, वही साइकोफेंट्स आज इमरान खान को भी तबाह कर। अच्छा शहीद साहब, ये बताइएगा अगर आपको मौका मिलता है वज़ारत उस्मा का, वज़ीर आज़म का बनने का, तो क्या क्या सबसे पहले क्या करने का प्लान है आपका? पाकिस्तान का तालीमी निसाब चेंज करना है। अच्छा। पाकिस्तान के बच्चों को टीपू सुल्तान पढ़ाना है, नूरुद्दीन जंगी पढ़ाना है, बताना है कि तारिक बिन ज़ियाद कश्तियां जला देता था जब दुश्मन की फौज 10 गुना बड़ी होती थी, वापस का रुख नहीं करता था, ये नहीं कहता था कोलेटरल डैमेज हो जाएगा, ये तबाह हो जाएंगे, ये भूखे प्यासे मर जाएंगे। बच्चों को बताना है कि नूरुद्दीन जंगी होता था कि ख्वाब में हजूर अलैहिस्सलाम की ज़ियारत के बाद जब जाता था गुस्ताख को वासिल जहन्नम करने के बाद, मदीना की गलियों में रोता हुआ फिरता था कि मेरे आका ने मुझे चुना इस काम के लिए। बताना है बच्चों को कि ये होता था कौम का सिपा सालार, ये होता था कौम का चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, ये होता था कौम का वजीर आजम, ये होता था कौम का सदर मुमलिकत, कि जो झुकता नहीं था, जो बिकता नहीं था, जो खुददार था, जो दुश्मन की फौजों को कुछ नहीं समझता था, अल्लाह को पामर्दी है, मोमिन पे भरोसा, इब्लीस को यूरोप की मशीनों का सहारा। तालीमी निजाम बेहतर हो जाए, इकोनॉमिकल कंडीशंस मुल्क की मैं भी जानता हूं, आप भी जानते हैं। इजराइल की प्रेसिडेंट थी गोल्डा मायर, जब उसने गल्फ स्टेट्स को बुरी तरह शिकस्त दी थी तो उससे पूछा न्यूयॉर्क टाइम्स ने या वॉशिंगटन पोस्ट ने कि आपने सब कुछ बेच दिया और अमेरिका से असला खरीदा, आप बताइए कि आपको दर्स कहां से मिला? तो उसने जवाब दिया, मुझे दर्स मुसलमानों के नबी हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिला। कहते वो कैसे? कहते जब हजूर अलैहिस्सलाम इस दुनिया से जाहिरी पर्दा फरमा रहे थे तो घर में चिराग जलाने को तेल मौजूद नहीं था, लेकिन घर की दीवार पे 9 तलवारें लटकी हुई थी। मुझे यह दर्श मिला कि मुसलमान के घर में भूख प्यास का आलम हो सकता है, लेकिन वो अपने गैरत और सेल्फ डिफेंस पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता। आज बेच कर तलवारें खरीद लिए मुसल्ले हमने, बेटियां लुटती रहीं और हम दुआ करते रहे। आज ये मसला है, तालीमी निसाब बेहतर हो जाए, कौम गैरतमंद बनेगी। कौम को पता होगा कि हमारे हीरोज ये जो आपके हैरी पॉटर है या जस्टिन बीबर है या माइकल जैक्सन है, ये नहीं है आपके हीरोज, ये सो कॉल्ड ये फिल्मी हीरोज शाहरुख खान नहीं है। आपके हीरोज बुरहान वानी जैसे अजीम मुजाहिद, अजीम दलेर, डॉक्टर मनान वानी जैसे अजीम मुजाहिद, अजीम दलेर लोग आपके हीरोज हैं। जिस दिन देखें, कौमें बिजली पानी गैस से नहीं बनती, कौमें ट्यूबवेल से नहीं बनती, कौमें गैरत से बनती हैं। हमारी कौम की गैरत बेदार हो जाए ना, दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के जीना सीख ले, और मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। शहीद साहब क्या कहेंगे, आगे की क्या प्लान है, क्या करना चाह रहे हैं, कहाँ तक अपने आप को देखते हैं? देखें, मैं चाहता हूँ ये कौम गुलामी से निकल जाए, इसके अलावा मेरा कोई प्लान नहीं है। चाहे वो किसी भी एतबार से हमें करना पड़े, जिस भी नहज पे जाना पड़े, हम जाएंगे इंशाअल्लाह।
वेलकम बैक नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं शहीद सियालवी साहब, जिनसे हम गुफ्तगू कर रहे हैं। प्रोग्राम के सिलसिले को मज़ीद आगे बढ़ाते हैं और उनसे बात करते हैं। अच्छा, खादिम हुसैन रिजवी साहब को आप बहुत सपोर्ट करते हैं, अक्सर उनके धरनों में जाते रहे हैं, तो क्या वजूहात है कि एक आलम दीन के लिए जो कि अवाम उन्हें पसंद इस तरह नहीं करती जिस तरह के, क्योंकि आलम दीन एक होने चाहिए, तो आपको लगता नहीं कि आलम दीन के लिए गाली गलौज का इस्तेमाल और इस तरह के अल्फाज? देखें, एक चीज़ है, मैं एक वजह से गया उनके पास और कोई भी शख्स निकले मैं उसके साथ हूँगा और मरते दम तक रहूँगा इस मामले पे। जब बड़े बड़े जुब्बे और दस्तारों वाले खामोश बैठे हुए थे, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पे खाने वाले सारे पीर फकीर मुल्ला सारे अपने अपने झुगियों में घुसे हुए थे, उस वक़्त ख़त्म नबूवत के दिफा के लिए ये शख्स निकले, ये शख्सियत निकली। और मैं समझता हूँ इनके अलावा कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के शख्स निकलता, हम उसके दस्तो बाजू बनते, एक कदम आगे होते। शाना बशाना तो छोटी चीज़ है, एक कदम आगे होते। मुझे अब भी याद है फैज़ाबाद के जनाजे हम लोगों ने उठाए, मुझे अब भी याद है वो जवान जो उस वक़्त उसके बुलेट्स लगी हुई थी और ज़ख्मी था, बोल नहीं पा रहा था, और सिविल हॉस्पिटल में मुझे इशारा करके कह रहा था कि जी किबला किस तरफ है। मगरिब की अजान हो चुकी थी। तो मैं उन कुर्बानियों को नहीं फरामोश कर सकता। मैं जो इन लोगों ने स्टेप लिया कि वो चल भी नहीं सकते, व्हील चेयर पे बैठने के बावजूद वो उन्होंने इतना बड़ा कदम उठाया, कोई भी उठाया हम उसके साथ होंगे, बिला तफरीक मसलक उनके साथ होंगे, बिला तफरीक सियासी या मजहबी जमात उनके साथ होंगे। हमारा किसी से दोस्ती और दुश्मनी का अगर कोई वजह है तो वो सिर्फ रसूलुल्लाह अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक है। खादिम हुसैन रिजवी साहब पे फिर आपका भी एक तनकीद होती है, बड़ी तादाद में लोग करते हैं, क्योंकि ज़ाहिर बात है तनकीद तो जमहूरियत का हुस्न है। तो लोग कहते हैं कि आप ख़त्म नबूवत का टैग लगाकर सियासत चमकाना चाह रहे हैं। देखें, मेरा ननियाल ANP का है, मेरे नाना के कज़न एक सेनेटर भी रहे और सूबाई ज़िम्मेदार भी रहे। मेरा ददयाल नून लीग का है और चाचा जी मेरे वो सदर भी रहे अपने इलाके के। और जिस तरीके से हम लोग इस वक्त अगर आप पाकिस्तान के मोस्ट पॉपुलर स्टूडेंट लीडर्स की लिस्ट देखें इंटरनेट पे, तो यू विल फाइंड मी एट द टॉप ऑफ द लिस्ट। सबसे ऊपर मुझे आप पाएंगे या उस पहले 10 लोगों में पाएंगे। तो मेरे पास क्या सियासी जमातों की ऑफर्स नहीं आई होंगी? सियासत चमकानी होती तो हम लोग नून लीग में चले जाते, PTI में चले जाते। हम लोग अगर मेरी अगर ज़ात तक बात है तो मैं इंडिपेंडेंटली अगर काम कर रहा हूँ तो हम तो 8 साल से इसी नज़रिए पे काम कर रहे हैं। इस नज़रिए पे कोई भी निकले हम उसका साथ देंगे। गवर्नमेंट में हमें अली मोहम्मद खान अच्छा बंदा लगा, हमने उसके साथ दिया। गवर्नमेंट में किसी वक्त शहरियार अफरीदी अच्छे बयान दिया करता था, हमने उसका साथ दिया। ऑपोजिशन में हमें कैप्टन सफदर पसंद हुआ करता था, वो डंके की चोट पे सच बोलता था, हमने उसका साथ दिया। इट डिपेंड्स फ्रॉम पीपल टू पीपल कि कौन लोग हैं जो इस नजरिए की जंग लड़ रहे हैं, हम उसके साथ मिलकर वो जंग जान हथेली पर रख इतने बड़े बड़े बयान देना, तो कभी डर नहीं हुआ कि खतरा है हमले का, या फिर कभी अंदेशा हुआ? जो रात कब्र में है ना, बिल्कुल वो रात बाहर नहीं गुजरनी। और जब आप दिलेर बनेंगे तो इस्लाम अपनी पावर खुद रखता है। रसूलुल्लाह अलैहिस्सलाम का गुलाम हो और वो बुज़दिल हो तो सवाल ही पैदा नहीं होता। बिल्कुल नहीं। बिल्कुल। क्या कहना चाहेंगे कि मसला कश्मीर जो है इस वक्त, क्योंकि खान साहब की गवर्नमेंट के आते ही बहुत ज़्यादा रेस हुआ और अक़वाम मुत्तहिदा में उनकी तकरीर भी एक यकीनन इससे पहले किसी पाकिस्तानी लीडर ने इस तरह की तकरीर नहीं की। इससे पहले ये आर्टिकल अप्लाई भी नहीं हुआ। इससे पहले कश्मीर पे पहले हिंदुस्तान काबिज था, अब उसका मालिक बन चुका है। कश्मीर में पहले कॉलोनीज नहीं बनती थी, अब बन रही हैं। तकरीर इज नॉट इनफ। तकरीर वाज गुड, अप्रिशिएटेड, लेकिन अब प्रैक्टिकल स्टेप्स की ज़रूरत है। और इस वक्त असद भाई यही टाइम है, गर्मियाँ शुरू हो रही हैं, बर्फ़ पिघल रही है पहाड़ों की, आपको अब फौज कशी करनी पड़ेगी, आपको अब मैदान में आना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा को तकरीर करके बता दें कि ची गुएरा वाज अ फ्रीडम फाइटर, जिसे आप फीडल कास्ट्रो कहते हैं, उसकी तस्वीर हर गाड़ी के पीछे लगाई होती है। भगत सिंह वाज अ फ्रीडम फाइटर। तो हम लोग अगर जाके प्रैक्टिकली कुछ करेंगे तो हम भी फ्रीडम फाइटर्स ही होंगे। अब आपका अमेरिकन फोर्सेस जो आपने नेटो को सप्लाई दी हुई है अफगानिस्तान की, अब साल 1.5 साल में उसने वापस निकल जाना है। अगर वो वापस चले गए तो वो इंडिया को सपोर्ट करके हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। अब उनकी दुम पे हमारा पाँव है। अब अगर जिहाद नहीं हुआ तो आगे नहीं हो सकता और हमें नुकसान होगा अगर हम बाद में करें। दिस इज़ द प्रॉपर टाइम।
बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया शहीर भाई, आज आपने हमें ज्वाइन किया और हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला आपको मकसद में अपने कामयाबी अता फरमाए। आमीन। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद थे शहीद सियालवी, जो कि आज हमारे मेहमान थे। उम्मीद है कि आज आपको आज हमारा प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।